इस फ्यूचरिस्टिक एडवांस कहानी की शुरुआत होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हुए जो टेक्नोलॉजी में काफी डेवलपमेंट करती जा रही थी। और हाल ही में इस पूरी कंपनी ने एक ऐसे एंड्रॉइड रोबोट्स क्रिएट किए होते हैं जो बिल्कुल भी इंसान की तरह दिखते थे, लेकिन ये एक्चुअली में रोबोट होते हैं जिनके अंदर इंसानों जैसे ही प्रॉपर्टीज थी। कंपनी वाले तो इन एंड्रॉइड रोबोट्स की मात्रा काफी बढ़ाने लगे ताकि लोग इन्हें खरीदकर अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाएं। इन सारे एंड्रॉइड रोबोट्स को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि इंसानों की लाइफ में थोड़ी सी इजीपन आ जाए, यानी कि इंसान कोई भी अपना छोटे से छोटा काम इन रोबोट से करा सकता था, जैसे कि घर के काम, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और भी सारी चीजें, यानी कि हाउस होल्ड के सारे काम कराना, और ये रोबोट्स उन्हें अच्छी तरीके से कर भी देंगे। लेकिन कंपनी वालों ने इन एंड्रॉइड रोबोट्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स रखे थे जिन्हें कि इन एंड्रॉइड रोबोट्स को फॉलो करना ही होगा। उनमें से कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि कोई भी रोबोट इंसानों को चोट नहीं पहुंचा सकता, और तो और उन्हें अपने बॉडी के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट करने की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर कोई रोबोट है और वो अपने अंदर चेंजेस कर रहा है तो ये उनके लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। साथ ही साथ उन्हें आसपास के रूल रेगुलेशन मेंटेन करके रखना होगा और अपने ओनर की सारी बातें माननी होगी। इन सारे एंड्रॉइड रोबोट्स की टेस्टिंग के बाद वो कंपनी वालों ने पूरे शहर के अंदर इसे बेचना स्टार्ट कर दिया। कई लोग इसका यूज अपने डेली लाइफ में करने भी लग जाते हैं, जिससे कि उन्हें काफी फायदा हो रहा था, और तो और उन्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये एंड्रॉइड रोबोट कहने पर वो सारी चीजें कर देते थे। अब हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसके अंदर हस्बैंड का नाम इवान और वाइफ का नाम डेसी था। इवान और डेसी एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरीके से रहा करते थे और उनके घर के अंदर भी एक एंड्रॉइड रोबोट जिन्हें की स्टिमुलेट कहा जाता था वो मौजूद थी। इवान और डेसी ने उस एंड्रॉइड रोबोट को अपने घर के काम करने के लिए रखा होता है क्योंकि दोनों जॉब में बिजी थे और घर पे अच्छे से टाइम नहीं दे पाते। सारी चीजें एकदम नॉर्मल चल रही होती हैं, लेकिन यहाँ इवान बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसे बार बार एक ही सपने आया करते। दरअसल वो इन सपनों में देखा करता था कि वो एक गाड़ी में बैठकर अपनी वाइफ और उसी रोबोट के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इवान तो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज्यादा खुश था छुट्टियों पर जाने के लिए, लेकिन अपनी कार लेके थोड़ी ही दूरी पे जाने के बाद एक दूसरी कार उन्हें आकर टक्कर मार देती है। कार का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ने के कारण इवान की गाड़ी एक नदी में जाकर गिरने लगी। पर अच्छी बात यह होती है कि वो सभी लोग बच गए और अब यही सारी चीजें इवान को सपने में बार बार आया करती। इवान तो अपने बेड पर से उठ गया और काफी ज्यादा शॉक था। उसे नहीं समझ में आता कि आखिर एक ही चीजें उसे सपने में क्यों आ रही हैं। इवान ने आखिरकार ये सारी बातें अपनी वाइफ डेसी को भी बताई, लेकिन डेसी कहती है कि ये तो सिर्फ तुम्हारा सपना है। डेसी ये भी सलाह दे रही थी कि तुम इन चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो और अपने काम पर ध्यान दो। अब यहाँ इवान को देखकर लग रहा था कि डेसी उससे कुछ छुपा रही है और शायद ये राज हमें आगे चल के पता चलेगा, जिसमें कि काफी ज्यादा मजा आने वाला था। डेसी अब यहाँ अपने कमरे में चली जाती है जिसके अंदर इवान को आना बिल्कुल भी मना था, यानी कि डेसी इवान के साथ कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। अब हमें उन सारे एंड्रॉइड रोबोट की जांच पड़ताल करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट की दिखाई जाती है जो इन रोबोट्स के ऊपर नजर रखते थे, और अगर कोई भी रोबोट्स रूल तोड़ने की कोशिश करे तो ये पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें पकड़कर डिसमेंटल कर दिया करते। हमें अब बैन नाम का एक बहादुर ऑफिसर दिखाया जाता है जिसे कि एक केस मिला था। इस पूरे केस के अंदर बेन को एस्मी नाम के एक एंड्रॉइड रोबोट का पता लगाना है। जब बेन यहाँ पर एस्मी की पूरी रिपोर्ट्स और डेटा को देखता है तब पता चला कि कुछ समय तक एस्मी के पूरे सिस्टम बंद थे, लेकिन हाल ही में उसके सिस्टम एक्टिवेट हुए हैं जो शहर के एक कोने में मौजूद है। दरअसल बात ये थी कि एस्मी नाम की जो एंड्रॉइड रोबोट होती है उसने बनाए गए रूल्स का उल्लंघन किया था, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स उसके पीछे पड़े होते हैं ताकि उसे पकड़कर खत्म कर दिया जाए। और अब ये पूरा काम बेन के ऊपर आ चुका होता है। बेन जब उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था तो उसे पता चला कि एस्मी तो एक अपार्टमेंट में रहती है, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार करने के लिए सीधा उसी अपार्टमेंट में चला गया बिना किसी प्रोटेक्शन के। बेन को लग रहा था कि ये तो एआई रोबोट है, भला वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। बेन तो एस्मी के सामने जाकर अपना एडवांस गन रख देता है जिससे कि इन एंड्रॉइड रोबोट्स को पकड़ा जा सकता था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि एस्मी के ऊपर वो गन का असर ही नहीं होता। वो तो बेन के गन से बच गई और उसे धक्का देकर गिरा दिया। बेन चाहे कितनी भी कोशिश कर लेता, लेकिन एस्मी उसे पंच मार मार के घसीटते हुए बाहर लेकर आ जाती है। उसने तो बेन को काफी नीचे गिराकर घायल कर दिया और मौका देखते ही वहां से कहीं दूर भाग गई। यहाँ चौंकाने वाली बात ये हो रही होती है कि एस्मी एक एंड्रॉइड रोबोट होने के बाद भी इस तरीके से रूल्स को तोड़कर इंसानों पर ही हमला कर रही है। बेन जो कि थोड़ा सा घायल हो चुका था वो फिर से उठ गया और अपनी एडवांस मैग्नेटिक गन की मदद से चारों तरफ घूमने लगा। उसने तो ड्रोन्स भी भेज दिए थे जो एस्मी की लोकेशन का पता बताते रहेंगे। बेन ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो एस्मी को रंगे हाथों पकड़ कर रहेगा। बेन ने तो अब काफी ज्यादा
गुस्से में आकर एक मैग्नेटिक गन को ऊपर की तरफ फायर कर दिया था। इस गन का इफेक्ट ये पड़ता है कि आसपास मौजूद जितने भी एआई रोबोट्स हैं वो अपनी जगह पर रुक जाएंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है, जब बेन बाहर की तरफ निकला तो सारे रोबोट्स वहीं अपनी जगह पर रुके हुए थे। ये सब बेन ने एस्मी को पकड़ने के लिए किया था। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एस्मी भी मिल जाती है, जो कि स्कूटर के ऊपर बैठकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो तो एक जगह पर रुकी हुई होती है, जिससे कि बेन ने उसके गले में एक बैंड डाल दिया। इस बैंड की मदद से सारे एआई रोबोट्स की सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाते थे। बेन तो अब उस एंड्रॉइड रोबोट को लेकर सीधा ऑफिस में चला आता है और उसे लेबोरेटरी के ऑफिसर्स के हवाले कर देता है। बेन अब अपनी थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एस्मी के घर पर आया था। वो तो उसके कमरे में चारों तरफ छानबीन कर ही रहा होता है, तभी अचानक वहाँ पर केसी नाम का एक आदमी आ गया था। केसी बेन को देखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और एस्मी कहाँ पर मौजूद है। दरअसल केसी एक हैकर होता है और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी था, जो एस्मी का नेबर होता है और उसके साथ ही रहा करता था। लेकिन बेन ने यहाँ पर केसी को समझाया कि तुम उससे दूर रहना, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है और तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं हो सकता। केसी को काफी डांटने के बाद वो वहाँ से कहीं भाग जाता है। अब बेन यहाँ पर अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर ऑफिस के अंदर आ चुका था, जहाँ पर एस्मी को रखा गया होता है और उसके अंदर के सिस्टम को साइंटिस्ट बाहर निकाल रहे थे। उन सभी एंड्रॉइड रोबोट के अंदर एक चिप इंक्लूड की जाती है, उसी की वजह से वो सारे एक्टिवेट हो पाते थे, जिससे कि अब निकाल लिया गया था। लेकिन जब वैज्ञानिक उस चिप को अच्छी तरीके से देखते हैं तब पता चला कि इसके अंदर तो कुछ चेंजेस किए गए हैं और ऐसी चेंजेस उनकी कंपनी ने कभी इंक्लूड ही नहीं की थी। और अच्छी तरीके से देखने के बाद पता चलता है कि एस्मी के सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें की गई हैं जिससे कि एस्मी के पास इंसानों जैसी फीलिंग्स आ चुकी हैं, यानी कि उसके अंदर नॉर्मल रोबोट से हटकर इंसानों वाले हैबिट्स थे। साथ ही साथ जब उसकी मेमोरी को भी चेक किया गया तब उसके अंदर इंसानों के ही जैसे थॉट्स निकलते हैं। इस थॉट के अंदर हम मल्टीपल जगहों पर केसी को देख रहे थे, यानी इसका मतलब सिंपली ये होता है कि एस्मी और केसी एक दूसरे से प्यार करते थे और एस्मी भी एकदम इंसानों की तरह केसी को पसंद करती थी। बेन भी जब उस जगह पर आता है तो उसे ये सारी बातें बताई गई और वो पूरी तरीके से चौंक गया कि आखिरकार एंड्रॉइड रोबोट के अंदर फीलिंग्स कैसे आ सकती हैं। ऐसी बात है तो ये एंड्रॉइड रोबोट फिर कुछ भी कर सकते थे, इसका पता उन्हें जल्द से जल्द लगाना होगा। इसीलिए बेन अब किसी भी हालत में केसी को ढूंढना चाहता था ताकि वो एस्मी के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में पता लगा सके। हालांकि बेन अपने कई दोस्तों के साथ केसी के घर पर आ गया उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन केसी बहुत पहले ही वहां से जा चुका होता है। बेन को तो केसी और एस्मी के कमरे में से बहुत सारे फोटोज मिले थे और ये फोटोज उनकी प्यार की निशानी होती है जो कि वो दोनों साथ में गुजार कर बिता रहे थे। बेन तो काफी गहरी सोच में पड़ गया कि आखिर ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं कि एंड्रॉइड रोबोट किसी इंसानों की तरह ही बन जाए, उनके अंदर थिंकिंग एबिलिटी और फीलिंग्स भी आ जाएं तो वो हम इंसानों को भी ओवरकम कर लेंगे। पर अब बेन को किसी भी हालत में केसी को ढूंढना ही था। अब बेन यहाँ पर अपने केस को सॉल्व करने के लिए वापस एस्मी के घर आता है, जिसे कि बेड के नीचे एक किताब मिली थी। इस किताब के बारे में उसे जानना था, इसीलिए वो पास ही वाले स्टोर में चला गया जो किताबों की ही होती है। बेन जब वहाँ के ओनर से किताब के बारे में पूछ रहा था तभी अचानक उसे केसी दिखाई देता है। केसी तो तुरंत ही वहाँ से भाग गया, जिसे कि बेन पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। पर अफसोस की बात ये थी कि बेन को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब हमें यहाँ डेसी को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में नहा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही होती है इवान को लेकर। वो काफी ज्यादा लो फील कर रही थी, इसीलिए बाहर आने के बाद डेसी को देखते हुए इवान उसके पास आ गया। इवान अपनी वाइफ को कंफर्टेबल कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेसी ने उसे दूर ढकेल दिया और अपने हस्बैंड से कहा कि अब वक्त आ चुका है, मुझे वो सच्चाई बता देनी चाहिए। डेसी अब इवान को उसी कमरे में लेकर चली गई जहाँ पर वो उसे कभी आने नहीं दिया करती थी। कमरे के अंदर जाने के बाद डेसी ने इवान को अपने ही जैसा एक रोबोट दिखाई दिया जो कि उसका क्लोन होता है और एक सिमुलेंट था। डेसी तो इवान को ये सच्चाई बताती है कि तुम भी इन्हीं की तरह एक सिमुलेंट रोबोट हो। इवान बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा था कि आखिर डेसी ये क्या बातें कर रही है। वो तो एक इंसान है जो कि अपने वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पर अब यहाँ डेसी सच्चाई दिखाने के लिए इवान के बॉडी में से वो चिप दिखाती है। इवान सच में नोटिस कर रहा था कि उसकी बॉडी आधी तो रोबोट की है जिसके अंदर वो चिप मौजूद है। अब जाकर डेसी बताती है कि जो तुम्हें सपने आते हैं वो कोई मजाक नहीं थे, बल्कि वो तो रियलिटी में हुआ था। यानी कि एक समय ऐसा होता है जब तुम्हारा और मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उस हादसे में मैं तो बच गई पर मेरे हस्बैंड मारे गए और मैं और मेरे हस्बैंड ने ये वादा किया था कि हम में से जो भी पहले मर जाएगा तो हम कंपनी की मदद से उसका क्लोन बना लेंगे। वो दूसरी शादी नहीं करेंगे बल्कि अपने ही क्लोन के साथ रहेंगे। और इसी वजह से डेसी ने अपने मरे हुए हस्बैंड का क्लोन बना लिया और ये सिमुलेंट तब से ही डेसी के साथ में मौजूद है। हालांकि डेसी
ने सोचा था कि ये बात उसे वो कभी नहीं बताएगी, लेकिन वो इस झूठ के साथ रह नहीं पा रही थी। और अब इवान को सारी बातें पता चलने के बावजूद भी वो ठीक से भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो तो सिर्फ इतना कहता है कि मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ना कि किसी क्लोन के। डेसी भी यहाँ पर थोड़ा शॉक हो गई कि आखिर ये इवान क्या कर रहा है, उसके अंदर इंसानों की भावना अभी तक कैसे मौजूद है, जबकि वो एक एंड्रॉइड रोबोट है। डेसी ने अब बड़ी चालाकी से इवान के सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया था, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी समय में उसने कंपनी वालों को कॉल करके इस खराबी के बारे में बता दिया होता है। कुछ ही समय में अब उसके घर पर केसी आ चुका था, जो कि उस कंपनी का मेंटेनेंस वर्कर बन के आया होता है। केसी यहाँ पर डेसी से पूछने लगा होता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। डेसी उसे सारी बातें बताती है कि किस तरीके से इवान इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है, उसे अपने सपनों के बारे में याद है और यहाँ तक कि वो मुझसे प्यार करने की बातें भी कर रहा था, जबकि ऐसा तो एंड्रॉइड रोबोट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। आखिर इंसानों जैसी फीलिंग्स और थॉट इसके अंदर कैसे आ रहे हैं, मुझे आइडिया ही नहीं। डेसी इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए कहती है। केसी अब पूरी तरीके से इवान नाम के उस एंड्रॉइड रोबोट को चेक कर लेता है और उसकी वाइफ से बताता है कि ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और आपके पास ये पूरी अथॉरिटी है कि आप इसे खत्म कर सकते हो। फिर डेसी बहुत बार सोचने के बाद ये कहती है कि इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ऑफिस में लेके जाकर डिसमेंटल कर दो। पर यहाँ केसी डेसी को समझाता है कि अगर आपको इन्हें बचाना है तो मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर इसके जैसे कई सारे एंड्रॉइड रोबोट्स रहते थे और वो किसी न किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। यही समझाने के बाद डेसी सोचने लगी कि आखिरकार चाहे कुछ भी हो, इवान के इस रोबोट के अंदर उसके हस्बैंड की सारी क्वालिटीज इंक्लूड की गई हैं, तभी उसे वो सारे विजन्स आ रहे थे और वो सपने देख पा रहा था। हो ना हो उसके हस्बैंड का भी कुछ पार्ट इस रोबोट में मौजूद है जिसे कि वो खत्म नहीं करना चाहती थी। इसीलिए अब डेसी ने थोड़ा समय मांग लिया केसी से, ताकि वो इवान के इस रोबोट को खुफिया जगह पर छोड़ पाए। केसी तो डेसी को कार्ड देकर चला जाता है जहाँ पर वो जगह थी। वहीं अब हमें बेन दिखाया गया, जो उस एंड्रॉइड रोबोट बनाने वाली कंपनी की मैनेजर से मिल रही होती है। बेन तो मैनेजर से कहने लगा कि आखिरकार आप केसी नाम के आदमी को जानते हो कि नहीं, क्योंकि उसने ही एस्मे की बॉडी में चेंजेस किए थे, वो भी इंसानों के जैसे। बहुत बार सोचने के बाद मैनेजर को उस नाम के आदमी के बारे में याद नहीं आ रहा होता, लेकिन जब बेन ने मैनेजर को किसी की फोटो दिखाई तो वो तुरंत ही पहचान जाती है कि ये तो हमारे यहाँ पर काम करने वाला एक वैज्ञानिक था। दरअसल एंड्रॉइड रोबोट की एडवांस टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना और सारी डेवलपमेंट करना इसी वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन एंड्रॉइड रोबोट के डेवलपमेंट के बाद वो वैज्ञानिक काम छोड़कर ही चला गया। दरअसल उसका मानना था कि हम इंसान रोबोट को एक गुलाम की तरह यूज कर रहे हैं। रोबोट्स के अंदर भी फीलिंग्स हो सकती हैं और उनकी भी अलग लाइफ होती है। हालांकि इन सारी बातों से कोई भी इंजीनियर या फिर वैज्ञानिक मान नहीं रहा था, इसीलिए बेन ने वो ये जॉब छोड़ दी और वो कहीं दूर चला गया। लेकिन अब बेन सारी बातें बताता है कि किस तरीके से हमें किसी के ऊपर शक है कि उसने ही एंड्रॉइड रोबोट की बॉडी में चेंजेस करके इंसानों की भावनाएं उसके अंदर इंक्लूड की हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसान और रोबोट दोनों में फर्क रह ही नहीं जाएगा। मैनेजर ने भी बेन को पूरी छूट दे दी थी कि ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके केसी को रंगे हाथों पकड़े। अब हमें यहाँ डेसी दिखाई गई, जो अपने हस्बैंड इवान के क्लोन को लेकर उसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर केसी ने उसे बुलाया था। डेसी ने तो इवान के रोबोट को उसी कमरे में छोड़ दिया और उसे अलविदा कहकर वहाँ से चली गई। इवान के रोबोट को कुछ समझता ही नहीं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी इवान जो एंड्रॉइड रोबोट होता है उसके सामने केसी आ गया। केसी उसे समझाता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से एक इंसान में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर तुम अपनी वाइफ के पास जा सकते हो, लेकिन इस पूरी जर्नी में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इवान भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेन लगातार कोशिश कर रहा था कि वो किसी की लोकेशन ट्रैक करे। इसी वजह से उसने सारे के सारे शहर के कैमरे का एक्सेस ले लिया था, ताकि किसी के बारे में जरा भी पता चले तो वो उसे पकड़ ले। बेन अपनी पूरी कोशिश करता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ इवान बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया था कि आखिरकार वो एक रोबोट है या फिर इंसान। उसे भरोसा ही नहीं होता कि उसकी वाइफ ने उसे रोबोट बोला है, जबकि वो ऐसा फील ही नहीं करता। इन्हीं सारी बातों के बारे में पता लगाने के लिए इवान उसी जगह पर चला गया जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वो जब सारी जगह को एकदम अच्छे से देखता है तो उसे रियलाइज हुआ कि ये तो वही सारी प्लेसेस हैं जो वो अपने सपने में देखा करता था। वहाँ पर एक क्रैश हुई गाड़ी भी पड़ी हुई थी जो उसी की होती है, और इससे ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि इवान और उसके वाइफ का रोड एक्सीडेंट हुआ था।
इवान बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वे में डायरेक्टली चला जाता है केसी के पास और उससे कहता है कि प्लीज मुझे तुम पूरे इंसान में कन्वर्ट कर दो, मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ और अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। इसीलिए अब केसी ने बिना टाइम वेस्ट किए इवान को लिटा दिया और उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस करने लगा। वो तो इवान की बॉडी से वो मेमोरी चिप भी निकाल देता है जो कि उन्हें एंड्रॉइड रोबोट में कन्वर्ट करती थी। थोड़ी देर के अंदर अंदर इवान के अंदर से वो सारी एंड्रॉइड रोबोट की प्रॉपर्टीज निकल जाती हैं, यानी कि अब से इवान इंसानों की तरह ही बन चुका था। वो अपनी मन मुताबिक जिंदगी जी सकता था और न ही उसे कोई रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ केसी इवान के ठीक होने की खुशी में उसे एक पार्टी देता है। वो तो उसे नाइट क्लब में लेकर चला गया था जहाँ पर सारे लोग काफी मजे कर रहे थे। अब यहाँ में दिखाया गया कि केसी एक और एंड्रॉइड रोबोट से मिल रहा था, जिससे मिलकर वो अपने प्लान के बारे में बात करता है। उस दूसरी एंड्रॉइड रोबोट ने तो कह दिया कि सारी चीजें प्लान के मुताबिक ही हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि हम सब आजाद हो जाएंगे। यानी कि ये सारी चीजें इवान पहले से ही प्लान कर रहा था ताकि ये जो सारे एंड्रॉइड रोबोट्स हैं ये इंसानों की गुलामी से आजाद हो जाएं। इन्हें कोई भी इंसान के काम न करने पड़े और ये भी अपने हिसाब से जिंदगी जी सके। और यही रीजन था कि केसी तब से ही ट्राई कर रहा है कि वो इन सारे रोबोट्स को आजादी दिला दे। पार्टी खत्म होने के बाद वो सभी लोग अब बाहर आ जाते हैं। यहाँ केसी और उसकी एक फीमेल रोबोट सीधा उस जगह पर आ चुके थे जहाँ पर वो कंपनी मौजूद थी। उन लोगों ने तो मिलकर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को किडनैप कर लिया क्योंकि उन्हें उनके सर्विस सिस्टम का पासवर्ड चाहिए था जो उनसे जबरदस्ती पूछकर ले लिया गया। और अब केसी कंपनी के पूरे सिस्टम को हैक करके उसके अंदर वायरस इंक्लूड कर देता है। ये वायरस पूरी तरीके से एंड्रॉइड रोबोट को इंसान में कन्वर्ट कर देगा और उन्हें अपने रूल से आजाद कर देगा। लेकिन इसे अप्लाई होने के लिए 2 दिन का समय चाहिए था। ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद केसी अपनी रोबोट के साथ कहीं दूर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी इंटरनल सोर्स से बेन को पता चल चुका था कि आखिर केसी के साथ जो फीमेल रोबोट रहती है उसकी लोकेशन क्या है। इसीलिए बेन अगले दिन तुरंत ही अपनी पूरी फोर्स लेकर उस जगह चला गया जो कि उस फीमेल रोबोट को पकड़ने की कोशिश करता है। वो फीमेल रोबोट भागने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन उनके पास एडवांस वेपन्स मौजूद थे। इसीलिए बेन और उसके सभी साथियों ने उस फीमेल रोबोट को पकड़ लिया और उसे ऑफिस लेकर आ गए। फीमेल रोबोट से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन ये ताज्जुब की बात होती है कि इस एंड्रॉइड रोबोट की बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा रहे थे। और तो और जब उसकी मेमोरी में डेटा चेक किए जाने लगे तो वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड थे क्योंकि किसी ने खुद इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर डाली थी जिससे कोई भी इसके अंदर झांक कर नहीं देख सकता था। लेकिन उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो गया था। दरअसल ये किसी ने जानबूझकर लगाया होता है किसी मुसीबत के समय। और अब थोड़ी देर के अंदर अंदर उस फीमेल एंड्रॉइड रोबोट की जान चली जाती है। यानी कि बेन के पास जो सबूत मौजूद था वो भी अब नहीं रहा। अब हमें डेसी दिखाई गई जो अपने घर पर मौजूद थी। तभी अचानक उसके पास कोई और नहीं बल्कि इवान आ जाता है ट्रेवल करते हुए। डेसी तो इवान से कहने लगी कि आखिर तुम इस तरीके से कैसे खुले घूम सकते हो, तुम तो एक रोबोट हो और सिर्फ रोबोट की तरह ही रहो। इवान तो सिंपली कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया है। डेसी को कुछ भी समझ नहीं रहा होता लेकिन अब इवान उसके काफी क्लोज आने लगा था। वो दोनों तो काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे लेकिन तभी डेसी को रियलाइज होता है कि ये उसका हस्बैंड नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड रोबोट है। इसीलिए वो इवान से तुरंत ही दूर चली गई। अगले दिन जब इवान फिर से डेसी से मिलने आया तो डेसी अपने साथ एक दोस्त को लेकर आती है। इवान को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि डेसी किसी और के साथ मौजूद है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है। इन्हीं बातों पर उन दोनों की काफी बहस हो गई जिसमें कि डेसी फिर वहां से चली जाती है। इस बार तो डेसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसीलिए सीधा जाकर वो बेन को बता देती है उस लोकेशन के बारे में जहां पर इवान और केसी रहा करता था। बेन बिना टाइम वेस्ट किए अपने पुलिस ऑफिसर्स को लेता है और तुरंत उस प्लेस पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन एस्मी का रोबोट जो उसी जगह पर मौजूद था उसे बहुत ज्यादा फिक्र होती है केसी की, क्योंकि वो हमेशा से केसी के साथ ही रही है। इसीलिए एस्मी ने तुरंत ही केसी को कॉल करके उसे बता दिया कि पुलिस वाले तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। अब यहाँ पहले खबर मिलने के कारण केसी तुरंत ही इवान को लेता है और उस होटल से दूर जाने लगता है। हालांकि बेन अपने पूरे ऑफिसर्स के साथ उस जगह पर पहुंच तो गया था, लेकिन इवान और केसी लकी होते हैं कि वो सही समय पर वहां से निकल गए। बेन के हाथों में कुछ नहीं लगता, इसीलिए वो वापस अपने ऑफिस में आ गया था। बेन को जब ये बातें पता चली कि ये सारी चीजें एस्मी ने की हैं और उसी ने सबसे पहले केसी को कॉल करके बता दिया, क्योंकि वो केसी से बहुत ज्यादा प्यार जो करती है। इस बात से बेन को काफी गुस्सा आता है और वो एस्मी को मारने भी लगा। बेन ने तो डिसाइड कर लिया कि वो एस्मी के सिस्टम को डीएक्टिवेट करके उसे यहीं खत्म करेगा। हालांकि एस्मी यहाँ पर इंसानों की तरह तड़प रही थी और उससे भीख मांग रही थी कि उसे मत मारो। एक समय पर बेन भी सोचने लगा कि ऐसी चीजें तो रोबोट नहीं कर सकते, पर फिर भी वो अपने मन को तसल्ली देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये एक एंड्रॉइड रोबोट ही है। एस्मी को वहीं खत्म कर दिया जाता है बुरी तरीके से।
बेन सीधा डेसी से पूछता है कि आखिरकार उसका हस्बैंड कहाँ पर जा सकता है, तो डेसी ने अंदाजा लगाकर बोला कि हमारा एक फार्म हाउस भी है, शायद वो दोनों वहां पर गए होंगे। इसीलिए बेन अकेले ही गाड़ी लेकर निकल पड़ा था फार्म हाउस की तरफ। हालांकि इवान और केसी उस जगह पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन सुबह होने के बाद जैसे ही केसी बाहर निकला तो उसके सामने बेन आ गया, जो कि उसके ऊपर गन तान कर खड़ा हो जाता है। केसी ने तो बेन से कह दिया कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन दोनों में हाथापाई हो जाती है और अब बेन ने उसे गोली भी मार दी। शॉकिंग बात पता चली कि केसी के बॉडी में से ब्लड नहीं निकल रहा था, बल्कि व्हाइट कलर के लिक्विड निकल रहे होते हैं, यानी कि केसी भी एक एंड्रॉइड रोबोट है। यह बात कंफर्म हो चुकी थी कि केसी भी एक एंड्रॉइड रोबोट है जो अपने प्लान के मुताबिक काम कर रहा था। केसी ने बेन को काफी गुस्से में मार दिया और वो दूर जाकर गिरा। बेन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि केसी उससे लाख गुना ताकतवर है। इवान और केसी दोनों मिलकर अब बेन को काफी मारते हैं और उसे थोड़ी देर लेके जाकर तड़पा तड़पा कर खत्म कर देते हैं। अगले दिन हमें दिखाया गया कि 2 डेज खत्म हो चुके हैं और सिस्टम के अंदर केसी द्वारा फैलाया गया वायरस भी फैल चुका था, यानी कि सारे एंड्रॉइड रोबोट अब आजाद हो जाते हैं और उन्हें किसी भी रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं। वो सभी अपने हिसाब से जिंदगी जी सकती थी जैसे कि वो हमेशा से थे। इवान यहाँ पर केसी के पास आता है जो काफी घायल था और उससे कहने लगा कि हम तुम्हें भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन केसी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा काम जो था मैंने वो कर लिया और अब मेरा असली मालिक यहाँ पर आकर तुमसे मिलेगा। यानी कि ये बात होती है कि केसी का असली इंसानी रूप भी मौजूद है। थोड़ी देर के अंदर ही रियल वाला केसी वहाँ आ जाता है, जो कि इवान से आकर मिल रहा था और उसे पूरी बातें बता रहा था। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।